इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सवेल्स ब्रिज। मैक्सवेल्स एसी ब्रिज कह सकते हैं और ये अननोन इंडक्टर की वैल्यू निकालने के काम आता है। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद सर्किट डायग्राम में जो अलग अलग आर्म्स हैं उनके इम्पीडेंसेस लिखेंगे। इम्पीडेंसेस चूँकि कम्प्लेक्स होंगे, उसके बाद बैलेंस की कंडीशन लगाएंगे जो कि पहले दूसरे वीडियो में डिराइव कर चुके हैं कि Z1/Z2 इक्वल टू Z3/Z4। चूँकि ये इम्पीडेंसेस कम्प्लेक्स होंगे तो ये इक्वेशन में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद जो अननोन इंडक्टर है उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कि कहाँ से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और देखेंगे कि जो सर्किट पैरामीटर्स है उसमें कैसे वेरिएशन करने के बाद ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड में इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला काम है मैक्सवेल ब्रिज का सर्किट बनाना। तो एसी ब्रिज में 4 आर्म होंगे, ए बी सी डी की तरह एक स्क्वायर बना देंगे। तो यहाँ ए बी सी और डी करके 4 इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लगा लेते हैं ताकि जो डायग्राम है अच्छा बने। तो यहाँ इस पर हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है और उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर है। दूसरी आर्म पर एक रेजिस्टेंस है, तीसरी आर्म पर भी एक रेजिस्टेंस है और चौथी आर्म पर रेजिस्टेंस के साथ साथ एक इंडक्टर लगाया है जो अननोन है या कह सकते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ कह सकता हूँ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ जो रेजिस्टेंस है पहली आर्म है तो इसे R1 लिख देते हैं, इस कैपेसिटर का नाम भी C1 कर देते हैं, इसे R2 कह देते हैं और इसे R3 कह देते हैं और ये हो जाता है R4। जो ये ब्रिज है इनमें 2 डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल में से एक डायगोनल पर पावर सप्लाई लगेगी। अगर DC ब्रिज है तो DC पावर सप्लाई, AC ब्रिज है तो AC पावर सप्लाई। तो यहाँ पर हम AC पावर सप्लाई लगा देते हैं। ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर की लगा देते हैं और दूसरा जो डायगोनल है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक डिटेक्टर लगाएंगे। तो यहाँ पर की लगाने के बाद एक डिटेक्टर लगा देते हैं जिसका इम्पीडेंस कितना कहते हैं ZD, D मतलब डिटेक्टर। तो यहाँ सबसे पहला जो टास्क हमारे पास है वो टास्क है इन सब इम्पीडेंस की वैल्यू लिखना। तो ये की को लिख देते हैं K1 K2 और यहाँ क्या लिख देते हैं, ये क्या है AC। तो सबसे पहला टास्क है हमारे पास इम्पीडेंसेस को लिखना। तो देखिए इम्पीडेंस लिखते हैं। इम्पीडेंस इन ए बी का जो इम्पीडेंस है वो अगर कहूँ Z1 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/Z1 इक्वल टू, चूँकि पैरेलल में लगे हुए हैं, 1/R1 प्लस जो कैपेसिटर है उसका इम्पीडेंस कितना होता है, जो कैपेसिटर है उसका इम्पीडेंस होता है 1/jωC। अब चूँकि ये पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 1/jωC1। इसी से Z1 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं तब आगे इम्पीडेंसेस लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/Z1 इक्वल टू 1/R1 प्लस jωC1, या कह सकता हूँ Z1 इक्वल टू कितना है 1/R1 प्लस jωC1। इसी तरीके से दूसरे इम्पीडेंसेस लिखते हैं। इम्पीडेंस ऑफ BC सेकेंड आर्म का लिखते हैं, कितना है, ये हो जाएगा Z2 इक्वल टू R2। इसी तरीके से आगे लिखते हैं इम्पीडेंस ऑफ कितना AD। इम्पीडेंस ऑफ AD लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये R3 है तो Z3 इक्वल टू R3। इसी आगे लिखते हैं इम्पीडेंस ऑफ कितना CD या फोर्थ आर्म। अब इसमें R4 और L इंडक्टर, ये क्या है पैरेलल में। इंडक्टर का जो इम्पीडेंस होता है वो कितना होता है jωL। तो यहाँ jωL इसके साथ सीरीज में है, इसका मतलब Z4 विल बी इक्वल टू R4 प्लस jωL। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इम्पीडेंसेज आ गए हैं। Z1 इतना है, Z2 इतना है, Z3 ये है और Z4 ये है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ब्रिज बैलेंस की कंडीशन लगाएंगे। तो ब्रिज के बैलेंस की कंडीशन लगाते हैं यहाँ से। ब्रिज बैलेंस कंडीशन इज Z1/Z2 इक्वल टू
Z3 अपॉन Z4, जहाँ पर Z1 Z2 Z3 Z4 कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंसेज हैं जो रियल भी हो सकते हैं अगर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, Z1 की वैल्यू 1 अपॉन R1 प्लस J ओमेगा C1 अपॉन Z2 कितना है R2, इसके सामने फिर इक्वल टू का साइन लगा देंगे। Z3 कितना है, Z3 R3, देन इट विल बी R4 प्लस J ओमेगा L। ठीक है, दिस अपॉन अपॉन है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसे आगे चलते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन, ये 1 अपॉन का अपॉन है, इसका तो नीचे चला जाएगा, तो ये कितना हुआ R2 1 अपॉन R1 प्लस J ओमेगा C1 इक्वल टू R3 R4 प्लस J ओमेगा L। अब देखिए यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कह सकते हैं उल्टा कर दें अगर इसे हम, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 अपॉन कर देंगे दोनों साइड, तो वैल्यू हो जाती है R2 1 अपॉन R1 प्लस J ओमेगा C1 इक्वल टू R4 प्लस J ओमेगा L अपॉन R3। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस J ओमेगा C1 R2 इक्वल टू R4 अपॉन R3 प्लस J ओमेगा L अपॉन R3। अब देखिए यहाँ पर जो ये लेफ़्ट साइड है ये भी कम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जो राइट साइड है ये भी एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी है। दो कम्प्लेक्स क्वांटिटी को अगर आप इक्वेट कर रहे हैं तो हमें उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली इक्वल करना होगा। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, R2 अपॉन R1 इक्वल टू R4 अपॉन R3, या इससे हम कह सकते हैं कितना है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। वही आ गई इक्वेशन जो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी। इसके अलावा अगर हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे तब कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा ओमेगा C1 R2 इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R3। ओमेगा देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और L की वैल्यू कितनी जाती, इससे क्या निकल कर जाएगी, L की वैल्यू जाती C1 R2 R3। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन आ गई हैं, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। अब यहाँ सर्किट में देखते हैं कि क्या करना है। देखिए यहाँ पर है R1 R2 R3 R4 और C1 और L, और आपके पास जो ब्रिज बैलेंस की कंडीशन है वो क्या है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, और ये है C1 R2 R3। तो यहाँ एक्चुअली है क्या, ये R4 वेरिएबल है, तो यहाँ एक्चुअली है क्या, ये R4 वेरिएबल है और इधर ये C1 वेरिएबल है। तो इस सर्किट को ऐसे बना देंगे, ये R4 वेरी करेगा और C1 वेरी करेगा। तो यहाँ देखिए जो आपके पास कंडीशन थी उसमें हम क्या करेंगे, R4 चूँकि वेरिएबल है तो पहले केस में क्या करेंगे, हम R4 को चेंज करेंगे। तो जो डिटेक्टर है उसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, और कहीं पर एक वैल्यू ऐसी होगी जिस R4 की उस वैल्यू के लिए करंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो R4 को चेंज करके डिटेक्टर में करंट की वैल्यू क्या करेंगे, मिनिमम कर देंगे। जहाँ वो मिनिमम होगी उस कंडीशन को हम कहेंगे DC बैलेंस। जब ये कंडीशन मिनिमम होगी तो ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। जब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब यहाँ आएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर C1 को वेरी करेंगे, वेरी करने के बाद करंट मिनिमम होगी। जब ये करंट मिनिमम हो जाएगी तो हम कह सकते हैं क्या है, AC बैलेंस है। तो इस तरीके से इस ब्रिज के लिए DC बैलेंस और AC बैलेंस दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तब इस रिलेशन को यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, L की वैल्यू निकाल सकते हैं। L की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, C1 की वैल्यू रखेंगे, R2 की वैल्यू रखेंगे, R3 की वैल्यू रखेंगे, एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L। कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके ड्रॉबैक्स ये हैं, पहली बात तो ये है कि इसमें अनवांटेड कैपेसिटेंसेज आ जाती हैं। सर्किट्स के। दूसरा
ड्रॉबैक कह सकते हैं कि वी कैन नॉट ऑब्टेन फुल बैलेंस कंडीशन। तीसरा ड्रॉबैक है कि इसमें जो एसी सोर्स है उसके हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट होते। हार्मोनिक्स यहाँ कहने का मतलब क्या है, अगर कोई फ्रीक्वेंसी ओमेगा तो 2 ओमेगा 3 ओमेगा ये सब क्या कहे जाएंगे, ये उसके हार्मोनिक्स होंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि मैक्सवेल ब्रिज की हेल्प से हम किसी अननोन इंडक्टर की वैल्यू एक कैपेसिटर और 2 रेजिस्टेंस के टर्म्स में निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।